Okay, chalo, let us start with the next chapter, that is about the laws of motion. Okay, laws of motion, which is one of the basic chapters in your physics syllabus. बेसिकली हमारा जो फिजिक्स का जो सिलेबस है, तो जैसा कि हम ऑलरेडी जानते हैं, अलग अलग पार्ट्स में बटा हुआ है, अलग अलग जो उसके ब्रांचेस है। तो उसमें से ये जो एक ब्रांच आता है, मैकेनिक्स उसको हम बोल सकते हैं, या डायनामिक्स उसको बोल सकते हैं। तो इस डायनामिक्स का ये छोटा एक पार्ट है, जिसके अंदर हम वी स्टडी द मोशन ऑफ द बॉडीज अलॉन्ग विद देयर कॉजेस। ठीक है, तो कॉज के साथ मोशन स्टडी करते हैं। तो ये जो ब्रांच है, दैट इज द ब्रांच हियर इन विच वी कैन जस्ट स्टडी द लॉज ऑफ मोशन। उसके अंदर, इस चैप्टर के अंदर हमको सबसे पहले न्यूटन्स 3 लॉज, ठीक है ना, जो न्यूटन के जो लॉज है वो अच्छी तरह से स्टडी करने हैं। what does they exactly mean and how they are applied in day-to-day life situations, and even in more complicated MCQs type situations, no doubt. And even आगे जाके हमको वर्क एनर्जी प्रिंसिपल्स भी समझना है, how the work energy and power behave, and what are the relationship between them, what is the kinetic energy, what is the potential energy, and what are the interconnection between these two. You have to understand in this chapter only. And the most important concept in the physics, that is about the force. ये फोर्स का जो कंसेप्ट है, तो वो भी हमको इसी चैप्टर के अंदर डेवलप करना है, और इवन आगे चल के उसको यूज भी करना है। उसके सारे जो प्रॉपर्टीज है, तो वो भी हमको देखने हैं। अलग अलग एस्पेक्ट्स में हमको इस कंसेप्ट को देखना है, फोर्स को। और उससे भी आगे जाके जो कंसेप्ट ऑफ टॉर्क, ठीक है ना, टॉर्क इज ऑल्सो इम्पोर्टेंट कंसेप्ट which you have to study in this same chapter only. And even the concept of center of mass and center of gravity and the concept of pseudo force, all these things are going to be studied in this chapter. So कुल मिला के बहुत इंटरेस्टिंग ये चैप्टर रहने वाला है आपके सिलेबस के अंदर। सबसे इंटरेस्टिंग और सबसे इंपॉर्टेंट चैप्टर यही है, दैट इज लॉज ऑफ मोशन. सो लेट अस स्टार्ट. So basically the laws of motion, study of laws of motion starts from the concept of inertia. Remember, सबसे पहला जो कंसेप्ट है, तो उसके बारे में हम डिस्कस करेंगे, वो है inertia. What is inertia? All of you already know that whenever the body is in motion, already in motion, then it tries to be in motion unless and until acted upon by some external any push or pull on it. तो कोई भी बॉडी जो होता है, वो अगर ऑलरेडी रनिंग है, तो अगर ऑलरेडी वो मोशन में है, तो इट विल ट्राई टू बी इन मोशन. ओके, एंड इफ सपोज द बॉडी इज एट रेस्ट, देन इट विल ट्राई टू बी एट रेस्ट. ठीक है ना. तो दिस प्रॉपर्टी ऑफ अ बॉडी इज एक्चुअली कॉल्ड एज द इनर्शिया. ठीक है, इसके बहुत सारे एग्जांपल्स हम डे टू डे लाइफ के अंदर देख सकते हैं. जैसे अगर टेबल पे रखा हुआ जो बुक है, वो हमेशा टेबल पे ही वहां पे ही पड़ा रहता है जहां पे उसको रखा हुआ है. It will never just jump on its own. That is the example of inertia. We can call it as inertia of rest. Remember, inertia of rest. What is the inertia of rest? The body which is at rest tries to be at rest. Okay, and the second is the inertia of motion. We can say, what do you mean by this inertia of motion? The body which is already in motion will continue the motion in the same direction with the same speed forever. That is the inertia of motion. That means अगर कोई बॉडी मोशन में है, अगर मान लो कोई साइकिल है, बहुत हाई स्पीड में जा रहा है, अचानक अगर हमको बोला कि ब्रेक दबा दो, दिस इज नॉट पॉसिबल. और इवन सपोज अ ट्रेन इज मूविंग विथ अ वेरी हाई स्पीड, इट कैन नॉट स्टॉप एट अ मोमेंट, इन अ मोमेंट. ट्रेन को रोकने के लिए तुमको पता होगा 1 किलोमीटर पहले से उसको रोकने के लिए ब्रेक्स अप्लाई करने पड़ते हैं. दैट मीन्स the reason behind it is the inertia of the train. Inertia has directly to do something with mass. Inertia completely depends on the mass. पूरी तरह से वो मास के ऊपर डिपेंड करता है. more mass, more inertia. So more efforts will be required in order to bring the body at rest, whose mass is more.
अगर कोई बॉडी मास बहुत ज्यादा मासिव है तो उसको मोशन में लाने के लिए भी बहुत ज्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा, और दूसरी तरफ कोई बॉडी का मास अगर ज्यादा है तो वो अगर ऑलरेडी मोशन में है तो उसको रोकने के लिए भी जरूर उतना ही ज्यादा फोर्स अप्लाई करना होगा। ये हम समझ सकते हैं आराम से। The inertia has to do something with mass. Inertia directly depends on mass, and that's why we can just see in the day-to-day life situations that if suppose there is a two-wheeler, okay, तो टू व्हीलर को अगर हमको सपोज मोशन में लाना है तो जरूर कम पावर वाले इंजन की जरूरत होगी, या एक आदमी भी उसको धक्का देके आगे लेके जा सकता है, नो डाउट, बिकॉज इट्स इनर्शिया कम है, नो डाउट। लेकिन अगर सपोज देखते हैं अगर फोर व्हीलर है, फोर व्हीलर कोई भी चार पहिए वाला जो गाड़ी होता है, उसको अगर सपोज हमको पुश करना है और मोशन में सेट करना है उसी स्पीड से जिस स्पीड से हमने टू व्हीलर को सेट किया था, तो उसके लिए जरूर एक आदमी का तो वो काम हो नहीं सकता है। एक आदमी के बजाय चार आदमी लगेंगे पीछे से धक्का देने के लिए। या ट्रक को अगर हमको सपोज मोशन में सेट करना है जरूर ज्यादा पावर भी लगेगा, ज्यादा फोर्स लगेगा, और उससे भी आगे जाके ट्रेन को अगर हमको मोशन में सेट करना है तो जरूर उतना ही ज्यादा फोर्स अप्लाई करना जरूरी होगा, उतना ज्यादा इफर्ट्स हमको लगेंगे। दैट मीन्स वी कैन सी क्लियरली दैट द मोर मासिव ऑब्जेक्ट हैज मोर इनर्शिया, बोथ इनर्शिया ऑफ रेस्ट एज वेल एज इनर्शिया ऑफ मोशन, दोनों उस बॉडी के ज्यादा रहते हैं। जिस बॉडी का मास ज्यादा उसका इनर्शिया ऑफ रेस्ट भी ज्यादा और इनर्शिया ऑफ मोशन भी ज्यादा, ठीक है ना। और तीसरा होता है इनर्शिया ऑफ रोटेशन। रिमेंबर, ये तीसरे टाइप का इनर्शिया है, इनर्शिया ऑफ रोटेशन। व्हाट मीन बाय दिस रोटेशन? इफ सपोज द बॉडी, some body is already rotating, then it will remain rotating forever. If a body is suppose एक गोल गोल घूम रहा है, जैसे फैन होता है, तो फैन अगर गोल गोल घूम रहा है तो इट विल रिमेन रोटेटिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम, इट कैन नॉट सडनली स्टॉप। अगर हम फैन अगर बहुत हाई स्पीड में घूम रहा है तो उसको अगर हम सपोज स्टॉप करने की कोशिश करते हैं तो तुरंत वो स्टॉप नहीं हो सकता है, इट विल स्टॉप आफ्टर सर्टेन नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस। तो इसका मतलब फैन के अंदर भी एक इनर्शिया है, जो घूमने का इनर्शिया उसको बोल सकते हैं, घूमने वाला इनर्शिया, घूमने का जो उसका एबिलिटी है तो उसको हम बोल सकते हैं द इनर्शिया ऑफ रोटेशन। इवन अर्थ ऑल्सो हैज द सिमिलर अमाउंट ऑफ इनर्शिया, सिमिलर काइंड ऑफ इनर्शिया, that is the inertia of rotation. Earth rotates about itself with a constant speed, and it will never stop rotating, and that's why that is the reason inertia of rotation behind this. Okay, even not only Earth, all planets also are already rotating about their own axis, and this rotation is caused due to the inertia of rotation. Even उसका simplest example है हमारे पास spinning top, ठीक है ना, जो हम देख सकते हैं कि टॉप जो है वो अगर एक बार सपोज घूमने लग जाए तो बहुत लंबे समय तक वो घूमता रहता है, एंड दैट इज बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ रोटेशन, वी कैन सी। तो ये उसका जो बहुत नाइफ एज होता है, बहुत शार्प टिप पॉइंट होता है जिसके ऊपर ही वो घूमता रहता है, ठीक है ना। सो ये घूमने का जो उसका एबिलिटी है तो उसको हम बोल सकते हैं इनर्शिया ऑफ रोटेशन। तीनों समझ में आए ठीक से? Inertia of rest, inertia of motion, and inertia of rotation. These are the three kinds of inertia. Okay, but what is inertia? How can we define inertia? We can define the inertia in these words: the opposition granted by the body to undergo any change in its state of rest or state of motion or state of rotation is actually called as inertia. I will repeat again: the opposition offered by the body to undergo any change in its rest, in its state of rest or motion or rotation. ठीक है, the opposition offered by the body to undergo any change in its state of rest or state of motion or state of rotation. ये तीनों में से किसी भी स्टेट का को चेंज करने के लिए जो ऑपोजिशन बॉडी ऑफर करता है, जो ऑपोजिशन शो करता है,
that opposition is actually termed as inertia. Remember, अभी इसमें एक बात याद रखो ठीक से कि ऐसा नहीं है कि इनर्शिया सिर्फ मूविंग बॉडीज के अंदर ही होता है. ये भी कई लोगों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि इनर्शिया मतलब कोई अगर बॉडी मोशन में है तो उसके अंदर ही इनर्शिया होगा, जो बॉडी मोशन में नहीं है उसके अंदर इनर्शिया नहीं होगा. ऐसा नहीं है. द बॉडी स्टिल हैज इनर्शिया इवन इफ इट इज इन मोशन और इवन इफ इट इज एट रेस्ट. नो प्रॉब्लम. इनर्शिया डज नॉट हैव एनी टू डू एनीथिंग विद द मोशन. ठीक है ना. मोशन के साथ उसका कोई लेना देना नहीं है. इनर्शिया का लेना देना किसके साथ है? मास के साथ है. याद रखो ठीक से, मास के साथ. जितना मास ज्यादा उतना इनर्शिया ज्यादा, जितना मास कम तो इनर्शिया भी कम. नो डाउट. तो ये होता है. दिस इज द इनर्शिया, कंसेप्ट ऑफ इनर्शिया. उसके एग्जांपल्स, बहुत सारे एग्जांपल्स हम देख सकते हैं. ठीक है ना. इनर्शिया ऑफ रेस्ट के लिए जैसा कि तुम्हारे टेक्स्ट बुक के अंदर जो एग्जांपल है वो हम देख सकते हैं कि अगर सपोज कोई एक बॉक्स है और इस बॉक्स के नीचे अगर मान लो हमने एक पेपर या कपड़ा रखा हुआ है और अगर सपोज ये पेपर जो है वो अगर हम सपोज निकाल देते हैं तो ये बॉक्स जो है वो उधर ही उसी पॉइंट पे रह जाता है बिकॉज ऑफ इट्स इनर्शिया. इवन any object which is kept at rest will remain at rest. ठीक है ना. इवन इफ, या सपोज एक दूसरा एग्जांपल हम देख सकते हैं. एक समझो ग्लास है और इस ग्लास के ऊपर एक पोस्ट कार्ड हमने रखा है और उस पोस्ट कार्ड के ऊपर अगर कॉइन रखा हुआ है इस तरह से, समझो ये पोस्ट कार्ड और उसके ऊपर यहाँ पे एक कॉइन. तो होता क्या है ना कि अगर इस पोस्ट कार्ड को अगर हम बहुत जेंटली एक पुश करके टैप करके अगर उसको एक वेलोसिटी दे देते हैं, so this postcard will just get removed but the coin will just fall into the glass, and that is example of inertia of rest. actually inertia of motion के अंदर अगर देखते हैं तो अगर सपोज कोई पैसेंजर जो ट्रेन के अंदर अगर सपोज है और वो अगर सपोज ट्रेन में से जंप करता है, बाहर अगर जंप करता है तो उसको जंप करने के बाद प्लेटफॉर्म पे थोड़ा ट्रेन के साथ दौड़ना पड़ता है. जिस डायरेक्शन में ट्रेन जा रहा है उसी डायरेक्शन में उसको भी थोड़ा एक 4-5 कदम तक दौड़ना पड़ता है, क्योंकि अगर वो नहीं दौड़ता है तो वो गिरने के चांसेस है, क्योंकि ऑलरेडी उसका जो बॉडी है वो मोशन में है. ठीक है ना. और अगर सपोज वो अगर जंप करता है तो जैसे ही वो जंप करेगा तो इट विल कम टू रेस्ट, इट्स फीट विल कम टू रेस्ट बिकॉज दे आर इन कॉन्टैक्ट विद द ग्राउंड विच इज एट रेस्ट. एंड इफ सपोज ही डजंट रन तो क्या होगा कि उसका जो अपर बॉडी है वो इट इज स्टिल इन मोशन, and that's why there are chances that the person can fall in the forward direction. ठीक है ना. if he doesn't run. तो इसलिए ये दौड़ना, जिस डायरेक्शन में हम जो ट्रेन जा रहा है उसी के डायरेक्शन में अगर हम दौड़ते हैं तभी हम ये मींस हो सकते हैं, मींस पॉसिबल है कि हम ट्रेन से, चलती हुई ट्रेन से हम जंप कर सकते हैं नीचे. अदरवाइज देयर इज अ डेंजर इन गेटिंग फॉल ऑफ. ठीक है ना, इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. और दूसरी बात ये हम देख सकते हैं कि जैसे ही ट्रेन सपोज फॉरवर्ड डायरेक्शन में मूव कर रहा है और अगर ब्रेक लगाया जाता है तो जैसे ही वहां पे ड्राइवर ब्रेक लगाता है तो उसकी वजह से क्या होता है कि ऑल द पैसेंजर्स गेट अ फील इन द फॉरवर्ड डायरेक्शन. दे जस्ट फॉल इनटू द फॉरवर्ड डायरेक्शन just because their bodies are still moving in the forward direction. So because of their inertia, on account of it, their inertia, they just fall in the forward direction, and this is the inertia of motion, we can say. Even inertia of rotation, we can just see. If suppose there is a passenger who is sitting in the car, and suppose the car takes a turn in the left direction, then the passenger will get a push in the outward direction, or we can say in the outward direction, and that is again the inertia of rotation, we can see. या अगर कोई फैन के ऊपर अगर कोई चौक रखा हुआ है तो जैसे हम ये फैन को ऑन करते हैं तो उसकी वजह से वो चौक जो है वो नीचे गिर जाता है. दैट इज बिकॉज ऑफ द इनर्शिया ऑफ रोटेशन, वी कैन सी. सो ऑल दीज आर द एग्जांपल्स ऑफ inertia of rotation, inertia of motion, and inertia of rest. On the basis of the concept of inertia, Newton has formulated the first law, which tells us simply that every body continues to be in the state of rest or state of motion unless and until acted upon by external unbalanced force. See here, Newton's first law. What does it tells us? I'll repeat again. Every body continues to be in the state of rest or state of motion
unless and until acted upon by an external unbalanced force. That is a simple statement of Newton's first law. It is direct consequence of concept of inertia, है कि नहीं? तो inertia का जो concept है, तो उससे ही हमको न्यूटन्स फर्स्ट लॉ मिलता है, जो कहता है कि सिंपली कोई भी बॉडी अगर रेस्ट में है तो वो रेस्ट में ही रहने के लिए ट्राई करेगा, अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहने के लिए ट्राई करेगा, ठीक है? अनलेस एंड अनटिल एक्टेड अपॉन बाय एनी एक्सटर्नल फोर्स, जब तक कोई बाहर का फोर्स उस बॉडी के ऊपर काम नहीं करता है तब तक कोई भी बॉडी जो है वो अगर मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। ये बात हमको समझना बहुत जरूरी है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है वो बिल्कुल रियल डेप्थ में हमको समझना है अच्छी तरह से, क्योंकि देखो कई बार कोई कोई बच्चों के दिमाग में कंफ्यूजन होता है कि चलो ठीक है, न्यूटन्स लॉ कहता तो है कि चलो एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन अनलेस एंड अनटिल एक्टेड अपॉन बाय एक्सटर्नल फोर्स। बट अगर उनको पूछा जाए कि अगर सपोज कोई बॉडी जो है वो अगर सपोज जैसे साइकिल है, बाइसिकल है सपोज, ठीक है? तो ये बाइसिकल को suppose this is a bicycle and suppose this is a person who is sitting on the bicycle, and suppose pedaling। अभी सोचो ये बाइसिकल को एक बार अगर हमने पैडल लगा दिया उसकी वजह से अगर ये बाइसिकल मोशन में आ गया तो ये बाइसिकल क्या अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स लॉ जैसे ही वो मोशन में आ गया तो क्या वो हमेशा के लिए चलता रहेगा? हमेशा के लिए वो उसी स्टेट में रहेगा क्या? सेम स्पीड से उसी मोशन में उसी डायरेक्शन में जाता रहेगा फॉरएवर? नहीं, ठीक है? सो व्हाट इज द एक्सप्लेनेशन देन? न्यूटन्स लॉ तो क्या कहता है? एवरी बॉडी कंटिन्यूज टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन, ठीक है? लेकिन यहाँ पे हम डेली लाइफ एग्जांपल में क्या देख रहे हैं कि बाइसिकल के अंदर हमको पैडल लगाना पड़ता है, कंटिन्यूसली हमको वहां पे पैडल लगाना पड़ता है। और इवन अगर बाइसिकल नहीं, अगर मान लो कि टू व्हीलर है, बाइक है, तो बाइक के अंदर भी हमको जरूर पेट्रोल वेस्ट करना पड़ता है, कंटिन्यूसली इंजन जो है वो इंजन चालू रखना पड़ता है ताकि हम डिजायर्ड लोकेशन तक पहुंच सके। बिना पेट्रोल के तो हम नहीं जा सकते आगे, ठीक है? सो यस, चैट में बहुत इंटरेस्टिंग आंसर्स आए हैं सबके, देखो ठीक से। Yes, the bodies which are moving in some direction will stop finally. Yes, bodies जो है वो यहाँ पे जैसे आगे बढ़ेंगे तो कुछ समय के बाद वो रुक जाएंगे। तो क्या न्यूटन्स लॉ ऐसा नहीं होना चाहिए कि एवरी बॉडी हैज अ टेंडेंसी टू स्टॉप? क्यों न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है वो यही कहता है कि एवरी बॉडी हैज अ टेंडेंसी टू बी इन द स्टेट ऑफ रेस्ट और स्टेट ऑफ मोशन, वॉट एवर इट मे बी। अगर वो मोशन में है तो मोशन में ही रहेगा, और अगर रेस्ट में है तो रेस्ट में ही रहेगा। यस, some of you are going to be give the correct explanations. बिल्कुल, congrats to all. See, बेसिकली ये जो हम देखते हैं कि ये जहाँ पे हम देखते हैं कि जो फोर्स अप्लाई करना पड़ता है, पैडल लगाना पड़ता है, और पैडल लगाने के बाद ही मोशन कंटिन्यू होता है, और अगर पैडल नहीं लगाएंगे तो उसका जो वेलोसिटी है वो धीरे धीरे जाके रुक मींस कम होता जाता है, और उसके बाद एक पॉइंट पे आके बॉडी रुक जाता है। दैट इज बिकॉज ऑफ द फ्रिक्शनल फोर्स एक्चुअली विच इज एक्टिंग ऑन द बाइक और बाइसिकल और एनी ऑब्जेक्ट विच इज मूविंग इन सम ऑन सम प्लेन। किसी भी प्लेन के ऊपर जब बॉडी मूव होता है तो उस सरफेस के साथ वो घिसता है जरूर, बिल्कुल जरूर, और इसीलिए हम देख सकते हैं यहाँ पे कि इसीलिए बॉडीज रुकते हैं, बिल्कुल। लेकिन जहां पे अगर सपोज कोई फोर्स ही नहीं है, एक्सटर्नल फोर्स ही अगर नहीं है, तो उस केस में हम ये एक्सपेक्ट कर सकते हैं कि अगर वो कोई बॉडी अगर हमने एक बार अगर उसको स्पीड दे दिया तो बस एक बार सिर्फ स्पीड देने की जरूरत है, उसके बाद कोई स्पीड देने की जरूरत नहीं है। उसके बाद वो बॉडी जो है वो अपने आप खुद होके उसी स्पीड से आगे जाता रहेगा। बट दिस इज नॉट पॉसिबल ऑन सो फार एज वी आर ऑन द अर्थ। जब तक हम अर्थ पे है तब तक ये पॉसिबल नहीं है। न्यूटन्स फर्स्ट लॉ को वेरीफाई करना पॉसिबल नहीं है जब तक हम अर्थ पे है। क्यों? क्योंकि अर्थ पे जब तक हम अर्थ पे है तब तक ग्रेविटेशनल फोर्स तो काम करेगा ही करेगा, और ग्रेविटेशनल फोर्स के साथ कोई भी बॉडी जो है वो अर्थ के सरफेस के साथ चिपक के रहेगा,
और चिपक के रहने की वजह से वो इस सरफेस के साथ घिसेगा जरूर। मोशन जब वो करेगा तो वो सरफेस के साथ फ्रिक्शन भी करेगा, और फ्रिक्शन करने की वजह से क्या होता है, फ्रिक्शन इटसेल्फ इज अ फोर्स that we have to see in the next chapter. Actually, friction itself is going to be a force which opposes the motion, and that's why we can see that the bodies tend to stop eventually. ठीक है, ये हमको इसी वजह से लगता है ऐसा कि हर एक बॉडी जो है वो स्टॉप होने के लिए ट्राई करता है, वो अर्थ पे हमको लगता है, अर्थ पे हमको ये सब दिखाई देता है। ऑल दिस ऑब्जर्वेशंस आर मेड ऑन अर्थ, बट इफ वी जस्ट डिटैच फ्रॉम अर्थ, अगर मेंटली थोड़े समय के लिए अगर हम सपोज अर्थ से दूर जाते हैं, थोड़े समय के लिए अगर ऐसा मान लो कि हम अर्थ पे नहीं है, अर्थ से बहुत करोड़ों मील दूर अगर हम चले जाते हैं जहां पे अर्थ का ग्रेविटेशनल फील्ड पहुंचता ही नहीं है, नो ग्रेविटेशनल फील्ड ऑफ अर्थ इज देयर, एंड इन दैट केस if we suppose push a body and give some speed, then that body will continue to move with the same speed, with us in the same direction forever. ये हमको समझना है। yes, so basically whenever that means बहुत सारे लोगों ने भी चैट में आंसर डाला है कि न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन कैन बी वेरीफाइड ओनली एंड ओनली इन वैक्यूम, नॉट इन वैक्यूम exactly, but in the absence of the gravitational field or in the absence of any external force. ठीक है ना, जब तक हम अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर है या जब तक हम अर्थ पे है तो ग्रेविटेशनल फोर्स तो हमारे ऊपर काम करेगा ही करेगा। तो वी कैनॉट वेरीफाई द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन लिटरली और प्रैक्टिकली, बट इफ यू वांट टू वेरीफाई द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन देन वी विल हैव टू गो इनटू द स्पेस। ठीक है ना, वी विल हैव टू गो इनटू द सम रीजन which is very very far away from the earth's gravitational field, where there is no gravitational force or there is no air resistance also. air resistance भी बहुत मायने रखता है यहाँ पे। जब तक हम एयर में घूमते हैं तो एयर भी तो हमको अपोज करता है। अगर हम बहुत हाई स्पीड में अगर गाड़ी लेके अगर भगाते हैं तो एयर भी हमारे ऊपर बहुत ज्यादा रेजिस्टेंस ऑफर करता है, हमारे ऊपर बहुत ज्यादा एयर का भी रेजिस्टेंस आता है इवन अगर कोई तो इसी वजह से हम अगर सपोज एयर से अगर दूर चले जाते हैं, वैक्यूम में अगर चले जाते हैं, तो एक बात तो क्लियर है कि एयर रेजिस्टेंस विल नॉट बी देयर, बट वी विल हैव टू गो इनटू द स्पेस सो दैट वील हैव टू गेट रिड ऑफ द ग्रेविटेशनल फील्ड आल्सो। तो हमको ग्रेविटेशनल फोर्स में से भी बाहर निकालना होगा। जब हम अर्थ के ग्रेविटेशनल फील्ड में से भी बाहर निकल जाएंगे तब हम वहां पे लिटरली देख सकेंगे किसी भी बॉडी को। अगर हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पे अगर एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में अगर पुश कर देते हैं तो सिर्फ एक बार उसको पुश करने की जरूरत है, उसको वापस हमको पुश करना नहीं पड़ेगा। उसको उसका जो मोशन है तो या उसका स्पीड जो है वो स्पीड मेंटेन करने के लिए हमको कोई एनर्जी की जरूरत नहीं रहेगी या कोई फोर्स की जरूरत नहीं रहेगी। सेम वैसे ही जैसे मून कंटिन्यूअसली घूम रहा है अर्थ के आसपास या कोई कॉमेट्स वगैरह होते हैं तो कॉमेट्स भी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जाते रहते हैं, चलो वो तो रिवॉल्यूशन परफॉर्म करते हैं नो डाउट, या इवन प्लैनेट्स भी सर्कुलर मोशन परफॉर्म करते हैं, दैट इज बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स ओनली, नो डाउट। बट लिटरली इफ वी जस्ट गेट इनटू द स्पेस and if we just push a body in one direction then that body will forever continue to move in the same direction with the same speed। ठीक है, तो 1000 साल के बाद भी अगर जाके देखो तभी भी वो बॉडी उसी डायरेक्शन में उसी स्पीड के साथ जा रहा होगा, उसका स्पीड बिल्कुल कम नहीं होगा। ठीक है, तो इसलिए अगर हम स्पेस में जाते हैं तो स्पेस में जाने के बाद हमको स्पीड को चेंज करने के लिए सिर्फ इंजन यूज करना पड़ता है। मोशन कंटिन्यू करने के लिए या एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करते रहने के लिए कोई इंजन की जरूरत नहीं है या कोई पेट्रोल की जरूरत नहीं होती है, याद रखो ये बात ठीक से। सो दिस इज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, ठीक है ना, which can be stated here। न्यूटन ने एक एक्सपेरिमेंट किया था जिसको यूज करके उसने अर्थ पे ही ये जो न्यूटन्स फर्स्ट लॉ जो है वो वेरीफाई करने के लिए अटेम्प्ट किया था, ट्राई किया था। उस एक्सपेरिमेंट के अंदर उसने कुछ इस तरह का एक सिचुएशन तैयार किया था जहां पे अर्थ का जो ग्रेविटेशनल फोर्स है वो नलिफाई किया जा सके। उसके लिए उसने क्या किया, एक इस टाइप का जार लिया और इस जार के अंदर एक इस तरह से होल है नीचे और ऊपर से कुछ आइस क्यूब, ड्राई आइस जिसको बोल सकते हैं, ड्राई आइस मतलब कार्बन डाइऑक्साइड का सॉलिड फॉर्म, ये इस तरह से उसने वहां पे डाल दिया इस जार के अंदर। ये सपोज ड्राई आइस के टुकड़े हैं,
मीन्स इट इज सॉलिड कार्बन डाइऑक्साइड। ओके, और यहाँ पे एक नीचे की तरफ एक ओपनिंग इस तरह से रखा हुआ था, और यहाँ पे एक छोटा ओपनिंग था, और उस जैसे आइस इसमें डाल दिया तो ऊपर से जो उसका ढक्कन जो है वो बंद कर दिया, जिसकी वजह से यहाँ पे एयर जो है या ड्राई आइस जो है वो किधर से भी बाहर न जा पाए। ठीक है, अभी उसमें एक ही रास्ता है इस ड्राई आइस को बाहर जाने के लिए, नीचे से, और उस पूरे जार को एकदम परफेक्ट ग्लास वाले सरफेस पे रख दिया गया इस तरह से। ठीक है, अभी देखो ड्राई आइस जैसे ही वो हम यहाँ पे फॉर्म करेंगे तो इट विल जस्ट स्टार्ट मेल्टिंग, एंड as soon as this dry ice will start melting, it will become liquid, it will come into the liquid form, and after it becomes liquid, it will just start boiling and it will just start becoming the gas। ठीक है, क्योंकि नॉर्मल टेम्परेचर पे कार्बन डाइऑक्साइड कैसा है, गैसियस है, तो इसलिए अगर हमने कार्बन डाइऑक्साइड को थोड़ा कम टेम्परेचर पे लेके जाके अगर उसको सॉलिड फॉर्म में अगर कन्वर्ट कर दिया तो ये सॉलिड फॉर्म में कन्वर्ट होगा, लेकिन जैसे ही हम उसको यहाँ पे इस जार के अंदर डाल देंगे तो नॉर्मल टेम्परेचर में होने की वजह से इट विल जस्ट स्टार्ट बिकमिंग द गैसियस फॉर्म। तो गैसियस फॉर्म में जैसे ही वो आएगा तो इट विल एक्सपांड, क्योंकि सॉलिड को हमेशा कम जगह लगती है और गैस को ज्यादा जगह लगती है, उसकी वजह से वो गैस जैसे जैसे यहाँ पे गैस फॉर्म होता रहेगा तो दैट गैस विल क्रिएट सम प्रेशर हियर, एंड बिकॉज ऑफ दैट प्रेशर दिस जार, यहाँ पे जैसे ही प्रेशर यहाँ पे बनेगा तो उसकी वजह से ये जार एक पॉइंट पे आके लिफ्ट होगा, और जैसे ये जार लिफ्ट होगा तो उसके बाद हम देख सकते हैं कि दिस जार will just get lifted and there will be a small gap created in between the jar and the surface of this floor here, and जैसे ये गैप बनता है तो उसके बाद कार्बन डाइऑक्साइड will just start escaping through this gap। इधर जो गैप बन गया बीच में तो उस गैप में से ये कार्बन डाइऑक्साइड एस्केप होना चालू होगा, और जैसे ही एक बार ये अगर लिफ्ट हो जाता है तो उसके बाद ये कार्बन डाइऑक्साइड इसमें से बाहर जाता ही रहेगा, क्योंकि सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ड्राई आइस हैज बीन filled up into this jar, and because of that the continuous flow of carbon dioxide will just form here, and because of that what happens is the jar will keep lifted। ठीक है ना, ये जार जो है वो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस पे लिफ्टेड अप ही हो रहेगा, हमेशा के लिए लिफ्ट हो जाएगा, और एक मिलीमीटर आधा मिलीमीटर का जो गैप है वो इस जार और इस सरफेस के बीच में हमेशा के लिए रह जाएगा। दैट मीन्स वी हैव क्रिएटेड अ सिचुएशन जस्ट लाइक ग्रेविटी हैज बीन नलिफाइड, ग्रेविटी को ही हमने यहाँ पे खत्म कर दिया, ऐसा एक सिचुएशन कंस्ट्रक्ट किया है। और उसके बाद अगर इस जार को अगर एक पुश दे देते हैं, अगर एक फोर्स अप्लाई कर देते हैं, तो जैसे हम एक फोर्स अप्लाई करते हैं इस जार को तो उसकी वजह से जार एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में मूव करने लगता है, और उसके बाद कई मीटर तक वो जार जो है वो बिल्कुल बिना स्पीड कम हुए आगे बढ़ता हुआ नजर आएगा। तो ये जो एक्सपेरिमेंट है, तो दिस एक्सपेरिमेंट एक्चुअली वेरीफाइज द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन ऑन अर्थ, अदरवाइज वी विल हैव टू गो इनटू द स्पेस टू वेरीफाई इट। ओके, चलो ठीक है, सो दिस इज ऑल अबाउट द न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन, and all the examples of inertia can also be supposed to be the examples of this first law also। okay, तो सभी जो examples हमने inertia के बारे में बताया था तो वो सारे examples इधर न्यूटन्स फर्स्ट लॉ के भी examples बन जाएंगे, बिल्कुल। अच्छा, अभी हम देख सकते हैं the next concept in this chapter, that is about the momentum, which is a very important concept actually। see here, what is momentum? Remember one thing clearly, that momentum is possessed only and only by the moving bodies। the body at rest doesn't have any momentum। momentum have to do something with motion, we have to do something with velocity, speed के साथ momentum का connection है, याद रखो ठीक से। more speed, the more will be the momentum, less speed, less will be the momentum। but what is exactly momentum is? the momentum is nothing but the ability of the body to collide on any another body। किसी भी बॉडी के अंदर जो एक कैपेसिटी होता है जिसकी वजह से वो दूसरे बॉडी के ऊपर स्ट्राइक कर सकता है या इंपैक्ट कर सकता है, that is actually called as the momentum। remember, what does it depend upon? if you see from the examples, then if suppose we have a tennis ball or any ball, then if we suppose throw it with some speed towards the wall, then it will just
not make any injuries or any more scratches on the wall. But if suppose we throw on the other hand आयरन बॉल, अगर टेनिस बॉल के बदले अगर हमने रबर बॉल या आयरन बॉल अगर थ्रो किया, तो उसी स्पीड से अगर थ्रो किया तो वो बॉल के अंदर ज्यादा मींस अंदर तक वो स्क्रैचेस गिराएगा, बॉल का ज्यादा नुकसान करेगा. दैट मींस इंपैक्ट किसका ज्यादा पावरफुल होगा? तो हम देख सकते हैं कि आयरन बॉल का जो इंपैक्ट है वो ज्यादा पावरफुल होगा. तो इसलिए हम बोल सकते हैं यहाँ पे कि आयरन बॉल का मास ज्यादा होने की वजह से, स्पीड सेम होते भी मास आयरन बॉल का ज्यादा होने की वजह से वो ज्यादा इंपैक्ट करता है, जबकि मास कम होने की वजह से जरूर वो कम इंपैक्ट करता है. तो सबसे पहली बात हम ये बता सकते हैं कि मोमेंटम विच इज डिनोटेड बाय P is directly proportional to the mass, no doubt. And the second thing we can just understand here is that the momentum just depends on speed also. तो बॉडी का वेलोसिटी के ऊपर भी डिपेंड करता है मोमेंटम. वी कैन जस्ट सी फ्रॉम द एग्जांपल्स. इफ सपोज हाईली मूविंग बॉडी जो है, अगर सपोज कोई दो कार्स है और अगर वो ऑपोजिट डायरेक्शन में अगर आ रहे और टकराते हैं, तो जितना वो हाई स्पीड में आ रहे होंगे तो उतना ज्यादा उनका टक्कर उतना ज्यादा विगरस होगा, है कि नहीं, उतना ज्यादा रिगरस होगा. लेकिन अगर सपोज कोई कार जो है वो अगर टकराने से पहले अगर ब्रेक अप्लाई करते हैं, तो ब्रेक अप्लाई करने की वजह से क्या होता है, उनका स्पीड कम हो जाता है. तो स्पीड कम होने की वजह से उनका टक्कर उतना ज्यादा नुकसान कारक नहीं होता है. तो इसीलिए हम देख सकते हैं कि टक्कर कितना नुकसानकारक है, दैट डिपेंड्स एक्चुअली ऑन द मोमेंटम. ठीक है, तो मोमेंटम इज नथिंग बट द एबिलिटी ऑफ द बॉडी टू कोलाइड ऑन एनी अनदर बॉडी. रिमेंबर, तो इसलिए मोमेंटम कैन बी डिफाइंड टू बी द प्रोडक्ट ऑफ mass and velocity, actually, because it depends on mass as well as velocity directly, and hence the momentum is defined as the product of mass and velocity. Remember, and its unit, SI unit, we can just find out it from the formula itself. तो mass का SI unit क्या है? किलोग्राम, और velocity का unit होता है मीटर पर सेकेंड. so momentum का SI unit क्या होगा? किलोग्राम मीटर पर सेकेंड, no doubt. And CGS unit we can just find it out to be simply equal to gram centimeter per second, no doubt. And at the same time momentum has a dimensions. तो उसके dimensions क्या होंगे हम निकाल सकते हैं आराम से. mass 1, length 1 and time -1. That's it. So m1, l1, t1, t-1 are the dimensions of this momentum. And at the same time this momentum is going to be a vector quantity here. Remember, momentum is the vector quantity. It's not a scalar. ऐसा नहीं है कि उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, बाकी डायरेक्शन क्या भी हो कोई फर्क नहीं पड़ता. नहीं, मोमेंटम हैज अ डायरेक्शन एज वेल एज मैग्नीट्यूड. मैग्नीट्यूड तो समझ में आया, मास इनटू वेलोसिटी. व्हाट अबाउट द डायरेक्शन? The direction of momentum is going to be the same as the direction of velocity. Remember, जिस डायरेक्शन में वेलोसिटी होता है उसी डायरेक्शन में मोमेंटम भी कहलाता है. That remember, the direction of momentum is going to be the same as the direction of velocity. For example, if suppose a body is moving in the right direction with some speed 20 meter per second and the mass of the body is suppose 10 kilogram, how much will be its momentum? How can we write it as? तो momentum कैसे हम लिख सकते हैं बताओ यहाँ पे. क्या हम ऐसा बोलेंगे कि momentum is 10 multiplied by 20, that is 200? Is it right? No, we have to write it as momentum P bar has to be equal to 200 I bar, where I bar stands for unit vector which is taken in the direction of x-axis. If you just consider a frame of reference which is going to be along x-axis, ye x-axis, ye y-axis, here it is going to be I bar and this is going to be here J bar. Then we can just say that the body which is moving with 20 meter per second in the same direction as that of the positive direction of x-axis will have the momentum given by 200 I bar. Remember why this I bar comes here? Because it's a vector. Okay, तो ये हमको अच्छी तरह से समझना है. If the same body with the same speed, if it is moving in this direction suppose, which is making an angle of 45 degree with the x-axis, then how much will be its momentum? देखो उसका velocity है 20 मीटर पर सेकेंड और उसका मास है 10 किलोग्राम. मास पता है
वेलोसिटी भी पता है बिल्कुल. हाउ मच विल बी इट्स मोमेंटम? विल यू से 200? 200 ही बोलेंगे क्या अभी भी? यस, नो डाउट, मैग्नीट्यूड ऑफ द मोमेंटम इज गोइंग टू बी 200, नो डाउट, करेक्ट है. लेकिन अगर हमको मोमेंटम अगर पूछा है तो मोमेंटम जो है इट इज हैविंग द मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन. So in that case, we'll have to resolve this momentum of 200 kilogram meter per second. See here, magnitude of momentum is going to be 200, no doubt. But this 200 kilogram meter per second का जो एक momentum vector है, it will have to resolve into two components. One of which will be along x-axis, and the other one will be along y-axis like this. And here in this case, if we just find out the components of this p, then the horizontal component actually becomes p cos 45, and the vertical component becomes p sin 45, and hence we can just say that the momentum p bar in this case here can be supposed to be p cos 45 into I bar plus p sin 45 into j bar. Okay, so momentum will actually be equal to p कितना है? 200 है, no doubt. So it will be 200 into cos 45. How much is this cos 45? It's going to be 1 upon root 2, don't forget that, and into I bar plus p is again 200 into sin 45 is also 1 upon root 2 into j bar, where 200 into 1 upon root 2, how much it comes out to be here? Yes, very good, Atharva. Okay, so it will be, we can write it as 200 upon 200 upon root 2 I bar plus 200 upon root 2 into j bar. We can just take this 200 upon root 2 common from the bracket, and I bar plus j bar will be left inside the bracket, and this will actually be the momentum in magnitude as well as in direction. इससे हमको मैग्नीट्यूड भी मिलेगा और डायरेक्शन भी मिलेगा, नो डाउट. सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दिस. इवन अगर सपोज कोई बॉडी जो है वो अगर सर्कुलर मोशन परफॉर्म करता है, suppose there is a suppose there is a body which is moving in a circular motion like this. Suppose this is y axis, this is x axis here, and when the body will be at this point here, its velocity as well as momentum will be, suppose अभी चलो ठीक है, velocity body का जो दिया हुआ है वो है suppose 4 meter per second, and the mass of the body given here is 5 kilogram. Okay, what can we say? What is the momentum of this body when it will be at point A here? Just put it in the chat box first. What is the momentum of the body at point A according to its definition? See here, momentum is defined as mass into velocity. अभी देखेंगे चैट बॉक्स के अंदर कौन कौन सिर्फ 20 डालता है और कौन 20 जे बार डालता है, ठीक है नहीं? 20 जे बार, वेरी गुड अथर. So basically we will have to say that momentum of the particle at point A has to be written with 20 j bar. समझा ठीक से? 20 j bar. Okay, suppose the same particle just gets at the point B here, and now it's moving in this direction with the same speed 4 meter per second, and suppose its mass is obviously 5 kilogram, no doubt. How much will be its momentum at point B here? What is the value of PB bar? Yes, minus 20 I bar, correct hai? Minus 20 I bar. Why? Because now the vector is going to be in the left direction, which is the negative direction of x axis, and that's why it should be accompanied by minus I bar. Remember, minus I bar, correct. Okay, then again PC bar, when the same particle comes at the point C here, and now it's moving in the downward direction. So what will be its momentum in magnitude as well as in direction? Yes, very good. It's going to be minus of 20 j bar. And what about point T? When the same particle comes at the point D here, its momentum will be given by 20 I bar, no doubt. And even
अभी इसमें एक बात समझ सकते हो कि चलो अगर तुमको वर्स्ट केस में अगर पूछ लिया कि यहाँ पे जब 30 डिग्री एंगल करके ये पार्टिकल यहाँ पे आ जाता है और उस समय उसका जो डायरेक्शन है मोमेंटम का वो यहाँ पे इस तरफ है, नाउ इट्स अ चैलेंज to find out the momentum in terms of magnitude and direction in terms of I bar and J bar. Who can do it? देखो 30 डिग्री वो एंगल कर रहा है, अभी इस वेक्टर को सीधा उठा के इधर रख दो। देखो ठीक से, इफ यू जस्ट कीप दिस वेक्टर, लिफ्ट दिस वेक्टर एंड जस्ट पुट इट हियर, देन इट विल बी मेकिंग एंगल 90 डिग्री विद दिस हियर, करेक्ट है? सो बिकॉज ऑफ दैट this it will be making an angle of 30 degree with this y axis here, correct hai? And since this angle is going to be 30, its magnitude is still going to be 20, no doubt, but this 20 can be resolved into two components, one of which will be vertical one, and the vertical component will be written as 20 cos 30, okay, and the horizontal component here will actually be minus 20 into sin 30, correct hai? And now we'll be able to express this p bar in terms of I bar and J bar. Suppose this point is named as P, okay? अब चलो मोमेंटम भी P और पॉइंट का नाम भी P, तो नहीं तो ठीक है, इस पॉइंट को हम क्या नाम देंगे? E देंगे, चलो E, ठीक है? तो व्हाट इज द मोमेंटम ऑफ द पार्टिकल एट पॉइंट E bar, E here, so उसको हम बोल देंगे PE bar, ओके? PE bar, इसका आएगा आंसर यस। नो नीड टू फाइंड आउट एंगुलर मोमेंटम मेथड, एंगुलर मोमेंटम अभी तक हमने किया ही नहीं है, इट इज अ डिफरेंट कंसेप्ट, एक्चुअली वी आर नथिंग टू डू विद दैट। एंगुलर मोमेंटम का कोई संबंध ही नहीं है, यहाँ पे हमको लीनियर मोमेंटम चाहिए, ओके? इस बॉडी का लीनियर मोमेंटम जब वो ई पे है तो वो कितना होगा वो हमको चाहिए, तो उसके लिए सिंपली पी ई बार विल एक्चुअली बी इक्वल टू सी माइनस 20 into sin 30 into I bar plus here it will be another component which is 20 cos 30 into J bar, that's it. So you can just write it as minus 20 into what is sin 30, it's half, and what is cos 30, it's root 3 by 2, okay? And then you can get this as minus of 10 I bar plus here it will be 10 root 3 J bar, that's all. At the most we can just take 10 common from this bracket and get this as minus I bar plus root 3 J bar. This is the expression of momentum in terms of I bar and J bar, that's all. Getting all these things? So remember, the body, whenever the body is moving and suppose it's performing different type of motion, curvilinear motion, then in that case at some particular instant, whatever is the direction of the velocity of the body will be the same, will be the direction of momentum also of the body, remember. तो कोई भी बॉडी का जो मोमेंटम है वो जो वेलोसिटी होता है वही डायरेक्शन मोमेंटम का भी होता है, ये हमको इसमें समझना है। चलो ठीक है, so this is all about the concept of momentum. yes, okay, so आज के लेक्चर में हमने जो इनर्शिया का कंसेप्ट सबसे पहले देखा, उसके बाद हमने देखा द कंसेप्ट ऑफ न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, and then we have seen the concept of momentum. Just revise all these things at home from the textbook so that we can just continue the next part in this chapter in the next lecture. Okay, so let us stop this lecture here. Thank you all of you. And yes.